हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में एसबीआर के लिए कंसोलिडेशन पढ़ रहे थे और आज हम उस कंसोलिडेशन के एक मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जिसमें सीपीएल और सीबीएस दोनों आएगा। इससे स्टूडेंट इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और मेन बात तो इंटरलिंक होंगे आपस में कि जो अपन कर रहे हैं सीबीएस और सीपीएल ये कैसे आपस में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ठीक है ना? तो फोर्थ क्वेश्चन है एफआर का, F7 का, कापलान का स्टडी टेक्स्ट का। ठीक है, बिल्कुल आराम से करते हैं, टाइम लगेगा पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में, बट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। P acquired 70% of S 3 years ago। ठीक है, 3 साल पहले, मतलब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना हो गया? फिर 3 साल ही हो गया। When S रिटेन अर्निंग वर $430,000। अब डायरेक्टली सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग दे दी जिस दिन एक्वायर किया था। ये क्या काम आएगा? ये नेट असेट्स में काम में आएगा। ये प्री एक्विजिशन नेट असेट्स हो गया सारा। ठीक है ना? रिटेन अर्निंग्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईच कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 आर एस फॉलोज। क्या क्या है? नॉन करंट असेट्स में प्लांट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। करंट असेट्स है शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। P&L के अंदर रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंस कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम। थोड़ा ध्यान रखेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम पे। पीबीटी, इनकम टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट फॉर द ईयर। देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस शीट और P&L दोनों गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं क्या है। Subsidiary had a plant in its statement of financial position at the date of acquisition with a carrying amount of 1 lakh but a fair value of 1,20,000। बोल रहा है सब्सिडरी का जो प्लांट था उसकी 1 लाख की जो बुक वैल्यू थी उसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी? 1,20,000। कब? जिस दिन एक्वायर हुआ उस दिन की बात कर रहा है। तो ये रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया। इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा। द प्लांट हैड द रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स एट एक्विजिशन। जिस दिन एक्वायर किया उस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 10 साल। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। बताओ, डेप्रिसिएशन जब हम स्टेटमेंट ऑन नेट असेट्स बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स जो फर्स्ट वर्किंग नोट होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय, उसमें डेप्रिसिएशन पोस्ट पीरियड में कितने टाइम का आएगा? 3 ईयर्स का। क्यों? क्योंकि शेयर्स 3 साल पहले एक्वायर करे गए थे, तो पोस्ट पीरियड कितना है? 3 ईयर्स का। ओके। और डेप्रिसिएशन आएगा कितना वैसे? 20,000 का रिवैल्यूएशन है डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 ईयर्स, कितना हो गया? 6,000 हो गया। बट जब मैं P&L बनाऊंगा, P&L, तो उसमें डेप्रिसिएशन केवल कितने ईयर का लूंगा? 1 ईयर का, मतलब 2,000। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। द पी ग्रुप यूज वैल्यू द एनसीआई एट फेयर वैल्यू। द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज 2,50,000। नॉर्मल पॉइंट है। गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय टोटल ऑफ 30% ऑफ इट्स वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट, ऑफ विच 1/3 रिलेटेड टू द करंट ईयर। क्या बोल रहे हैं कि गुडविल जो है ना वो पूरी की पूरी 30% टोटल इम्पेयर्ड हो चुकी है रिपोर्टिंग डेट तक, मतलब टोटल मिला के 30% का इम्पेयरमेंट हो गया जो भी गुडविल आएगी उसमें। बट उसमें से 1/3 जो है वो रिलेटेड है करंट ईयर की। ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पी ट्रांसफर अ मशीन टू एस फॉर 15,000। देखो सेल आ गई मशीन की, रिवैल्यूएशन भी था मशीन का और ये सेल भी आ गई, तो अनरियलाइज प्रॉफिट वाला मामला हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था सीबीएस के अंदर। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था एक देसी तरीके से भी निकाल सकते हो आप अनरियलाइज प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, और एक स्टैंडर्ड के अंदर जो तरीका होता है वो भी होता है। द असेट हैड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर एट द
डेट ऑफ ट्रांसफर। स्टार्ट ऑफ द ईयर पे ट्रांसफर हुआ है, मतलब ट्रांसफर किस दिन हुआ? 1 जनवरी 2007 को, 1 अप्रैल सॉरी है ना, 1 अप्रैल 2007 सॉरी, और 1 अप्रैल 2007 भी नहीं, 2006 एग्जैक्टली देखे तो, ठीक है। अब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पी ट्रांसफर अ मशीन टू एस फॉर 15,000. The asset had a remaining useful life of 3 years at the date of transfer. It had a carrying amount of 12,000 in the books at the date of transfer. नॉर्मल पॉइंट बोल रहा है, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ? 3,000 अनरियलाइज प्रॉफिट, सही है। क्यों? क्योंकि 12,000 की कैरिंग अमाउंट थी और 15,000 में सेल हो गया, तो 3,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया। साथ में इसमें डेप्रिसिएशन भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है तो सब्सिडरी ने खरीदा होगा, सब्सिडरी ने डेप कितने पे लगा दिया? 15,000 पे। सब्सिडरी ने, क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द ईयर बेचा है तो 1 साल का पूरा डेप लग गया होगा, ठीक है। तो कितने पे डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लग गया? 3,000 रुपये पे, 3 साल की लाइफ है, इंटू 1, तो 1,000 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लग गया। तो इस 1,000 के डेप्रिसिएशन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अनरियलाइज प्रॉफिट को भी अपनी बुक से खत्म करना पड़ेगा। फर्क क्या है? अनरियलाइज प्रॉफिट किसने बुक किया है? पी ट्रांसफर, तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट पेरेंट का है, और 1,000 का डेप्रिसिएशन किसने लगा रखा था? सब्सिडरी ने, राइट। इसको मैं बुक वाले स्टैंडर्ड वाले तरीके से भी करके बता दूंगा आपको, क्लियर। एडजस्टमेंट सारे पड़े हुए हैं, बस सब चीजें एक जगह पे आ गई है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एस सोल्ड सम गुड्स टू पी फॉर 60,000 एट अ मार्कअप ऑफ 20%। सब्सिडरी ने होल्डिंग को कुछ गुड्स बेच दिए 60,000 के, उस पर कॉस्ट प्लस 20% का मार्कअप है। बताओ ये 60,000 क्या है? ये है कॉन्ट्रा सेल्स, राइट। तो ये जब P&L बनाएंगे तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों में से कम हो जाएगी। देखते हैं कुछ स्टॉक बचा है क्या होल्डिंग के पास। 40% ऑफ द गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द ईयर एंड। अब यहां पे क्या हुआ? 40% गुड्स स्टॉक में रह गया, तो 60,000 का 40% कितना होता है? 60,000 का 40% कितना होता है? 24,000। तो 24,000 का गुड्स गोडाउन में रह गया, इस पे अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा। मार्कअप ऑफ 20% मतलब कॉस्ट प्लस 20%, तो लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100 प्लस 20, सेल्स प्राइस कितनी होनी चाहिए थी? 120, तो 24,000 120 की इक्वल है, तो 20 के इक्वल कितना होगा? ये बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये आप है ना, आप जानते हैं ये ऑलरेडी, है ना, ये सब चीजें बहुत बेसिक कैलकुलेशन है ये, कि कॉस्ट पे कितना तो सेल्स पे कितना, और कई लोगों के सबके निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं इसके, ठीक है। मैं ऐसे करके निकालता हूं सिंपल, कि कॉस्ट को आप 100 मान लो, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स 120 सेल्स, 24,000 जो है वो सेल्स होगी किसकी? सब्सिडरी की, जो 120 के इक्वल है, तो 20 के इक्वल कितना होगा? ठीक है, तो 24,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120 मीन्स 4,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा यूपी। क्लियर? फिर एट द ईयर एंड एस बुक शोड अ रिसीवेबल बैलेंस ऑफ 6,000। तो ये अलग बात चालू कर दी इसने, यहां तक तो अलग थी कहानी, ये तो स्टॉक की बात कर रहा था। अब बोल रहा है कि डेटर्स भी है, कॉन्ट्रा आइटम हो गया। दिस डिसएग्री विद द पेबल बैलेंस ऑफ 1,000 इन पी बुक्स। सब्सिडरी की बुक्स में 6,000 रुपए आ रहे हैं, पेरेंट की बुक में 1,000 आ रहे हैं, तो 5,000 का क्या है? कैश इन ट्रांजिट। ठीक है, बोल भी रखा है, ड्यू टू पी हैविंग सेंट अ चेक टू एस शॉर्टली बिफोर द ईयर एंड विच एस हैड नॉट येट रिसीव। सब्सिडरी ने इसको रिसीव नहीं किया। एस पेड अ डिविडेंड ऑफ 20,000 ऑन 1 मार्च 2007। देखो सब्सिडरी ने डिविडेंड पे करा है 20,000 का,
इसमें होल्डिंग रेशो कितना है 70%, तो होल्डिंग के पास डिविडेंड कितना गया होगा 20,000 का 70% कितना होता है 14,000। तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो है उसमें से 14,000 की तो डिविडेंड की इनकम होगी जो सब्सिडरी से आया इसके पास, और बाकी 6,000 अदर इनकम होगी, अदर इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम होगी इसकी। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 फॉर द ग्रुप। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। तो आपको CBS और CPL दोनों बनाना है। अब आप देखिए, जब भी अपन CBS बनाते हैं तो पहले क्या है, इसमें एक साथ चालू नहीं करना होता काम। आप पहले CBS बनाइए, उसके बाद CPL बनाइए। तो पहले क्या बनेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, फिर CPL बनाएंगे। और CBS जो है उसको बनाने के लिए भी वर्किंग नोट्स बनते हैं, आपको पता है। जैसे पहला वर्किंग नोट होता है स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, ठीक है, किसका, सब्सिडरी का। तो प्री, पोस्ट और टोटल। ठीक है, यहां पे मैं आपको कुछ इंटरलिंक कराते हुए जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप भी कर सकते हैं ये, बट अब इंटरलिंकिंग मेन चीज है यहां पे। ठीक है, चलो शेयर कैपिटल से शुरुआत करते हैं। चेक करो जरा सब्सिडरी की शेयर कैपिटल कितनी थी। तो 150, सिक्योरिटी प्रीमियम सब्सिडरी का कुछ है नहीं, और रिटेन अर्निंग है 700। ठीक है, तो 150 शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग कितना 700, सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ है नहीं। रिटेन अर्निंग प्री वाले डेट में क्वेश्चन में दे रखा था 4,30,000 थी। ठीक है, क्वेश्चन में पोस्ट पीरियड कितने साल होगा बताओ, 3 इयर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि 31 मार्च 2007 को अपन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो 3 साल जो है वो पोस्ट पीरियड है। क्लियर क्या, तो 1 अप्रैल 2004 तक क्या रहा होगा, प्री पीरियड रहा होगा। 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 पोस्ट हो गया। ओके, चलो ये रिटेन अर्निंग कितनी आएगी, 700 माइनस 430, 270 की रिटेन अर्निंग आ जाएगी। तो 580 आ जाएगा, और 150 प्लस 700 कितना, 850 आ गया। ओके, अब एडजस्टमेंट्स करने की बारी आई है। याद करो बैलेंस शीट में सबसे पहला एडजस्टमेंट अपन क्या करते थे, नॉर्मली रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट इस क्वेश्चन में है, बिल्कुल है। 20,000 का रिवैल्यूएशन करना है प्लांट का। ठीक है, उसकी वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा प्लांट पे। कितना आएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय कितने साल की लाइफ है, 10 सालों की, और 3 साल पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के हैं, 6। तो ये माइनस हो जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। 3 सालों का क्यों लिया, क्योंकि अपन यहाँ पे पोस्ट पीरियड तो 3 इयर्स ही है ना टोटल, अभी P&L नहीं बना रहे। अब इंटरलिंकिंग वाली बात समझ लो अच्छे से, जब भी हम P&L बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन केवल करंट पीरियड का ही लेते हैं, जिस पीरियड का P&L बनता है। ठीक है, मतलब 1 साल का। तो जब P&L बनाऊंगा ना तब डेप्रिसिएशन कितना लेंगे, केवल 2,000 का। अभी कितने का लिया है, 6,000 का। इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, फिर ये तो इंपेयरमेंट की बात है, सेकंड पॉइंट तो बाद में आएगा। प्लांट ट्रांसफर किया है, ठीक है, 1,000 का सेविंग्स हुआ था। कैसे हुआ था वापस बताया दो। 15,000 का प्लांट बेचा था आपने, 12,000 की कैरिंग अमाउंट था, तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया, अनरियलाइज प्रॉफिट जो पेरेंट ने लिया होगा, तो पेरेंट की बुक से 3,000 का प्रॉफिट हटाएंगे। दूसरी बात, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे ट्रांजैक्शन हुआ है, तो 1 अप्रैल को ही इसके पास 2006 के अंदर असेट्स आ गई होगी सब्सिडरी के पास,
सब्सिडरी ने, क्योंकि कॉस्ट सब्सिडरी की तो 15,000 है, तो सब्सिडरी ने तो 15,000 के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया होगा, बट लगाना कितने के हिसाब से चाहिए था भाई? 12,000 के हिसाब से। मतलब 3,000 का डेप्रिसिएशन आपने, 3,000 की वैल्यू पे आपने डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा दिया, तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई। अब आपको कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, किसकी? सब्सिडरी की। तो सब्सिडरी का 1,000 का सेविंग्स हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे जब हमने पिछले चैप्टर में बैलेंस शीट के अंदर हमने किया था। तो ये सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन ऐड करना है, ये लेस नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसे ही सब्सिडरी ने कुछ गुड्स बेचे थे, ठीक है, तो सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना आया था भाई? टोटल गुड्स थे 60,000 के, उसमें से 40% गुड्स गोडाउन में बच गए होल्डिंग के पास। तो 60,000 का 40% कितना होता है? 24,000। 24,000 का 20% उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है ऑलरेडी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इंटू 20/120 तो कितना हो गया? 4,000 हो गया। तो यूपी ऑन स्टॉक कितना? 4,000 का, ये भी लेस हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से मेरे पास और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हमारे पास नेट असेट्स निकल गई और 270 - 6 + 1 और -4, 261 का यहाँ पे आ गया बैलेंस होल्डिंग का और एनसीआई का। कितना कितना परसेंट है? 70-30। इधर तो कुछ करना नहीं है। 261 का 70% मीन्स 182.7 और 30% मीन्स 78.3। अब देखो, इसको आप ऐसे मत सोचो कि ग्रांटेड मतलब इस चीज को, इस स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स को आपने P&L अभी पढ़ा है, ठीक है ना, लास्ट क्लासेस में। तो अब आप सोच के देखो कि ये है क्या। पता है, ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का ये जो मैंने किया है, ये 261 तक, ये एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी का P&L ही है। सोचो, क्या ये सब्सिडरी कंपनी का P&L है कि नहीं है? यस, ये सब्सिडरी कंपनी का P&L है। तो सर ये तो, लेकिन क्या है, मतलब समझ में नहीं आया थोड़ा सा। ये इसलिए आपके दिमाग में नहीं बैठा क्योंकि ये P&L मैंने 3 साल का एक साथ बना दिया, और मैंने नहीं बनाया है क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बनता ही इस तरीके से है, ठीक है ना। ये 3 साल का इकट्ठा है, लेकिन जब मैं एक्चुअल में भी P&L बनाऊंगा, बाद में आपको पता है इस क्वेश्चन में P&L भी बनाना है, तब मैं 1 साल का, लास्ट ईयर का आइटम कंसीडर करूंगा, ठीक है। जैसे देखो, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन प्लांट, ये 3 साल का ले लिया। सेविंग्स इन डेप, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये सब क्या है? सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में जो एडजस्ट हुआ आइटम है वो है, ठीक है, ये वाली बात है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सब्सिडरी कंपनी का P&L ही है। क्लियर? चलें आगे। अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। गुडविल कैसे निकालेंगे बताओ? पहले तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई बताओ इन्वेस्टमेंट कितने के हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 700 के, प्लस उसमें एनसीआई ऐड कर दो फेयर वैल्यू पे। कितनी थी एनसीआई फेयर वैल्यू पे? क्वेश्चन में लिखा था एनसीआई फेयर वैल्यू है 2,50,000, मतलब 250 की। माइनस कर दो नेट असेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये वैसे सारा काम एक्विजिशन के दिन होता है, तो नेट असेट्स कितनी थी डेट ऑफ एक्विजिशन पे? 600 की। तो कितना आ गया? 700 + 250 - 600 मीन्स 350 की आपकी गुडविल आ गई। हैंड टू हैंड ही ध्यान रखना, इंपेयरमेंट है ना, क्वेश्चन में लिखा था। क्वेश्चन में कितना परसेंट लिखा था इंपेयरमेंट बताओ? शायद 30% है।
क्वेश्चन कह रहा था गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय टोटल ऑफ 30% ऑफ इट्स वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट। इसमें से 1/3 रिलेटेड टू करंट ईयर। ध्यान रखो, जो करंट ईयर से रिलेटेड डेटा है ना, ये P&L में काम में आता है। और 30% जो गुडविल इम्पेयर्ड हुई है ना, वो टोटल 3 सालों में मिला के हुई है। टोटल 30% जो गुडविल इम्पेयर्ड हुई है वो पूरी की पूरी 3 सालों में मिला के हुई है। तो 350 का 30% कितना होता है? 105। ठीक है, तो जो न्यू गुडविल मतलब बैलेंस शीट में जो गुडविल आएगी वो आएगी, मैंने न्यू गुडविल लिख दिया बट आप गुडविल लिख देना ओनली, 245 की। और 105 का जो इम्पेयरमेंट है वो होल्डिंग और एनसीआई में डिवाइड होगा, जैसे आपको पता है 70 और 30 के रेशो में। तो 105 का 70% कितना होता है? 73.5 और 30% 31.5। बनाने वाले ने ये क्वेश्चन पॉइंट्स में बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन को इस क्वेश्चन को पूरी की पूरी रिस्पेक्ट इज्जत देनी है, तो अच्छे से करो आराम से। ठीक है, एनसीआई एक्विजिशन डेट पे कितनी है? एनसीआई एट एक्विजिशन डेट ये है, एनसीआई एक्विजिशन डेट पे थी 250 की। पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना आया बताओ? एनसीआई का पोस्ट एक्विजिशन शेयर आया था 78.3 का। गुडविल इंपेयरमेंट तो भूलना ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। एनसीआई का कितना है? 31.5। 250 प्लस 78.3 माइनस 31.5 तो आ जाएगा 296.8 एनसीआई की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अब वर्किंग नोट नंबर 4 बनाते हैं। किसका? कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स का। ठीक है, तो पहले देखो रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट कितना है। पेरेंट की रिटेन अर्निंग देखने के लिए हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में। रिटेन अर्निंग पेरेंट की है 1350। उसमें ऐड कर देते हैं पोस्ट एक्विजिशन शेयर जो हमें सब्सिडरी कंपनी से मिला, वो कितना था? 182.7। तो 182.7। फिर एक देखो दो एडजस्टमेंट, एक तो गुडविल का इंपेयरमेंट, वो तो अभी आपने किया ही है, वैसे तो आपको याद रहेगा कितना था होल्डिंग के पास 73.5। दूसरा एडजस्टमेंट था अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। ध्यान है ना, वो प्लांट बेचा था होल्डिंग ने सब्सिडरी को जिसमें प्रॉफिट लिया है। कितने का बेचा था वो प्लांट? देखो 12,000 का प्लांट था, 15,000 में बेचा था, 3,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट था। ठीक है, तो 1350 प्लस 182.7 माइनस 73.5 और माइनस 3 तो आ जाएगा 1456.2। ओके, सारे वर्किंग नोट हो गए मेन। अब अपन आते हैं सीबीएस पे। मैं इधर बना लेता हूं पीछे की तरफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा, बार बार इतना लंबा आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे मेन आइटम है इस क्वेश्चन में पीपीई। काफी सारे एडजस्टमेंट किए अपन ने, तो 900 और 400 तो है ही, कितना हो गया ये 1300 का। अब ध्यान से देखो एक एक एडजस्टमेंट। पहले में 20,000 का रिवोल्यूशन था, लेकिन 6,000 का इसी पे ही डेप्रिसिएशन भी था, तो +20 और -6। ठीक है, फिर प्लांट पे हमने 12,000 का प्लांट 15 में बेचा था, तो 3,000 लेस करना पड़ेगा प्लांट में से क्योंकि वैल्यू बढ़ गई, और 1,000 का सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो अपन को वैल्यू जो है अब मतलब बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो 3,000 तो लेस कर देंगे और 1,000 सेविंग इन डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, है ना। तो 1300 + 20
-6 -3 +1, तो 1312 का प्लांट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हट गए, खत्म हो गई बात। इसके बाद गुडविल लिख लेते हैं। गुडविल कितने की आ रही थी? 245 की। फिर करंट असेट्स 300 + 600, तो कितना हुआ? 900 तो एज इट इज दिख रहा है। अब अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था देखो जरा, 4000 का अनरियलाइज प्रॉफिट था स्टॉक पे, तो ये तो लेस कर देंगे। और कुछ कॉन्ट्रा आइटम था, 6000 के डेटर्स थे और 5000 का कैश इन ट्रांजिट। तो अब आप ध्यान से देखो, 6000 के डेटर लिखोगे और 5000 का कैश इन ट्रांजिट। मैंने यहां पे क्यों ऐड करा? क्योंकि देखो क्वेश्चन में करंट असेट्स गिवन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैश इन ट्रांजिट आप अलग से लिख पाओगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि करंट असेट्स टोटल कैश इन ट्रांजिट भी करंट असेट्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए अपन को ऐसा करना पड़ा। तो 900 - 400, 900 - 4 - 6 + 5, तो 895 का आपका करंट असेट्स आ गया। 1312 + 245 + 895, ये हो जाएगा 2452। लाइबिलिटीज पे चलते हैं। पहले शेयर कैपिटल, 200 की शेयर कैपिटल आ गई। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, 50 का सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। फिर रिटेन अर्निंग्स कंसोलिडेटेड आपने निकाला था, कितना था? 1456.2, तो 1456.2। एनसीआई भी निकाली है आपने, 296.8। और क्या आएगा? और नॉन करंट लाइबिलिटी, ये तो एज इट इज आ जाएगी 190, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी 190, करंट केवल नॉन करंट लाइबिलिटी है इस क्वेश्चन में जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी सब में एडजस्टमेंट है। करंट लाइबिलिटी 200 + 60, 260, तो ये हो गया। माइनस पेबल्स कितने आ रहे थे जरा चेक करो। पेबल्स कैंसिल होंगे 1000 से, ठीक है, तो 259। तो 200 + 50 + 1456.2, 296.8, 190 और 259, तो 2452 आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। अब क्वेश्चन में एक और काम करना है, सीपीएल कंसोलिडेटेड P&L। बहुत ही ज्यादा ध्यान से, गलती होने के चांसेस पूरे हैं। क्यों? क्योंकि आप फिगर पकड़ सकते हो 3 साल के इकट्ठे, लेने कितने हैं? 1 साल के फिगर, ठीक है। रेवेन्यू कितनी है? 1000 + 260, कितना हो गया? 1260। बट कुछ कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी थी, कितनी थी? 60,000 की कॉन्ट्रा सेल थी, तो आ जाएगा 1200। फिर लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में भी गलती होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट्स भी आएंगे, ठीक है। और इवन डेप्रिसिएशन भी शायद यही लिखा था कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, अनरियलाइज प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट। चलो पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स वैसे लो, 750 और 80 750 और 80 कितना होता है? 830, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। कॉन्ट्रा कैंसिल कर दी 60 की। अब अनरियलाइज प्रॉफिट किस किस चीज पे था? एक तो सेल ऑफ स्टॉक पे था। सेल ऑफ स्टॉक पे अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था? 4000 का। और सेल ऑफ प्लांट पे अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था? 3000 का। तो 4 और 3, क्योंकि ये कॉस्ट है तो कॉस्ट में ये दोनों ऐड कर दिए मैंने, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन के लिए भी बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन भी इधर ही डालना है। जैसे प्लांट हमने रिवैल्यू किया था 20,000 का, तो 6000 का डेप्रिसिएशन डाल दूं क्या मैं? नहीं डाल सकते, यही मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं डाल सकते। केवल 1 साल का डेप्रिसिएशन पकड़ना पड़ेगा।
इस क्वेश्चन में बच्चे यही गलती करते हैं। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है 2000 और 1000 का डेप्रिसिएशन था जो सेविंग्स हो रही थी, तो ये कॉस्ट में से लेस कर देंगे। क्लियर क्या? ऐसे करके निकलेगा। तो 830 माइनस 60 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो 778 का आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जीपी कितना हो गया आपका? 422 का। मींस आपको ये कैलकुलेशन बड़े ध्यान से आराम से करनी है। अब लेते हैं जीपी के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में गिवन है क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस? 60 और 35। देखो अब वापस से गलती होने के चांसेस है। इंपेयरमेंट गुडविल का इस क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना है, ठीक है, शायद कहीं के लिए भी कुछ भी नहीं लिखा था कि कहाँ डालना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन करंट ईयर का इंपेयरमेंट लेना है। टोटल इंपेयरमेंट कितना था गुडविल का? 105। उसमें से करंट इंपेयरमेंट कितना है लिखा है ना, देखो, ऑफ विच 1/3 रिलेटेड टू करंट ईयर। तो 105 का 1/3 कितना होता है? 35 का आपका इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल आएगा। 60 प्लस 35 प्लस 35 130, ये आ गया गुडविल का इंपेयरमेंट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ जाएगा कितना? 292 का। और क्या है क्वेश्चन में? फाइनेंस कॉस्ट 25 और 15, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा आप डायरेक्टली फाइनेंस कॉस्ट लिख दो। 25-15 कितना होता है? 40। फिर उसके बाद क्या था? इन्वेस्टमेंट इनकम, देखो 20 की आ रही है, लेकिन सब्सिडरी से डिविडेंड आ रहा है 14 का, ये नहीं लेंगे, अदर ले लेंगे 6000। तो अदर इन्वेस्टमेंट इनकम कितना आ गया? 6000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 292 माइनस 40 प्लस 6, 258 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें से टैक्स लेस कर दो, कितना है? 130 का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 128 का। अब एक और मेन काम बाकी है, होल्डिंग और एनसीआई में इसको एलोकेट करो। क्लियर? तो 30% इधर, 70% इधर, राइट। लेकिन एनसीआई का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले, मतलब सब्सिडरी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब देखो सब्सिडरी का प्रॉफिट, अगेन यहां पे टाइम एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो थोड़ा सा स्मार्ट काम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी बहुत लंबा है ना। तो आप क्या करो, सब्सिडरी, देखो ये सब्सिडरी का प्रॉफिट है, ये P&L है सब्सिडरी का, राइट। अगर मैं ये रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स, इनमें से कुछ हटाना तो है ही नहीं, 100 तो मिनिमम आएगा ही, ठीक है ना भाई। 100 तक की कैलकुलेशन तो मुझे वैसे भी करनी ही पड़ेगी। अब जो सब्सिडरी के आइटम्स अलग से हमें कंसीडर करने हैं, वो और मैं एडजस्ट कर देता हूं, माइनस प्लस कर देता हूं, तो सब्सिडरी कंपनी का करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा करंट ईयर का। जैसे क्या? जैसे आप वापस से देखो, पहला पॉइंट पढ़ो। पहले पॉइंट में सब्सिडरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा था, कितना था डेप्रिसिएशन? करंट ईयर से रिलेटेड बताना, केवल 2000 का डेप्रिसिएशन था। तो 2000 का डेप्रिसिएशन 100 में से लेस कर दो, ठीक है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ऐसे ही यहां पे गुडविल इंपेयरमेंट, गुडविल 35,000 जो है करंट ईयर से रिलेटेड थी, ठीक है। तो गुडविल तो सब्सिडरी की होती है, तो गुडविल इंपेयरमेंट 35,000 लेस कर दो, ओके। और क्या लेस करोगे सोचो। यहां पे ऐड करना पड़ेगा सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन 1000 का सब्सिडरी कंपनी का, ठीक है। और क्या करोगे?
और सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स को 4000 से कम करना पड़ेगा क्योंकि सब्सिडरी ने गुड्स बेचे थे होल्डिंग को। ठीक है, और कुछ आएगा क्या? और तो कुछ भी नहीं है, बस यही चीजें थी, है ना। चेक करो, 100 माइनस 2 माइनस 35 माइनस 4 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 60 आ गया इसको सॉल्व करने पे। 60 का 30% कितना होता है? 18, है ना। 60 का 30% 18, और 128 में से 18 गया तो 110। तो इस तरीके से प्रॉफिट क्या हुआ? डिवाइड हुआ 110 और 18। अब मैं आपकी ना कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके अंदर शायद उमड़ रहे होंगे, उनको कोशिश करता हूं क्लियर करने की, है ना। 2-3 जो मेरे को चीजें समझ में आती है, सबसे ज्यादा मेन आपके, देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना, अब अपन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा कर लेना एक बार, तो मेन बात तो ये है ये स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स जो है ये एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी का P&L है, जैसे मैंने बताया, बट ये 3 साल का है और हम कितने साल का बनाएंगे? 1 साल का P&L जब बनाते हैं तब। पहले तो ये ध्यान रख लो, ठीक है। दूसरी बात, सर आप कई बार बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है जब हम लाइव क्लासेस, मतलब जब हम फिजिकल क्लास पढ़ाते हैं तब, सर यहाँ पे तो हम बिल्कुल 70-30 एकदम बेधड़क कर देते हैं जो भी प्रॉफिट आता है उसका, बट यहाँ पे जो 128 का 70-30 क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? बच्चों की क्वेरी क्या आती है कि सर यहाँ पे 70-30 डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे 70-30 नहीं कर सकते, आप सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट निकालते हो। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हो सकता है कि आंसर भी पता लग गया हो अपने आप। देखो ये जो P&L होता है ना, इसमें ये जो 128 का प्रॉफिट है ये होल्डिंग का भी प्रॉफिट है और सब्सिडरी का भी मिक्स है इसमें प्रॉफिट, ठीक है ना। ये सारे आइटम होल्डिंग और सब्सिडरी के मिक्स थे, बट ये जो स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स जब बनता है तो ये केवल किसका बनता है? ये वाला जो पोर्शन है, ये रिटेन अर्निंग किसकी थी? ओनली सब्सिडरी की। अब समझ में आ गया? तो सब्सिडरी के प्रॉफिट का तो शेयर दोनों में बटेगा ही, होल्डिंग और एनसीआई में, बट क्या होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट को भी आप इस 128 में जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट है क्या उसको भी बांट दोगे क्या एनसीआई के अंदर? आप नहीं बांट सकते ना। ये क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आपको? अगर आपके मन में आया होगा डाउट तो मैंने कोशिश करी आपको बताने की, क्योंकि नॉर्मली ऐसा F7 में लेवल पे आ जाता है, कई बार SBR लेवल पे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो उनके मन में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर क्या? अच्छा, एक आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर ये जो, देखो बहुत ध्यान से है ना, मैं अब थोड़ा सा एक आपको उलझाने वाला क्वेश्चन आपके मन में अगर नहीं भी आया होगा तो उलझाने वाला डाउट डाल रहा हूं, है ना। क्या है कि ये जो गुडविल का इंपेयरमेंट है सर 105, ठीक है, आपने जो है बोला कि 30% पूरा का पूरा सब्सिडरी का है, ठीक है ना, लेकिन सर ये हमें तो लग रहा था गुडविल का इंपेयरमेंट जो 105 होता है ये तो पूरा होल्डिंग का होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि कई बच्चे ना जब इधर से इसको लेस करते हैं ना, ये 35, जैसे ये सब्सिडरी का प्रॉफिट निकालते समय 35 लेस कर दिया, 105 का 30% करके लेस करते हैं, तो उनको थोड़ा सा फ्रिक्शन आता है, मतलब एकदम से कर नहीं पाते वो लेस। देखो मेरी बात सुनो, ये जो इंपेयरमेंट होता है ना, इंपेयरमेंट सब्सिडरी कंपनी का ही होता है, सब्सिडरी कंपनी की गुडविल का होता है। मैं इसको आपको थोड़ा सा ना, अगर आप लॉन्ग कट बोलो तो मैं आपको करके दिखाऊं, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा रिस्की है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गुडविल का ट्रीटमेंट, ये जो है इंपेयरमेंट 105 का, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे। इसके लिए आप ये करो कि जैसे एक बार आप एनसीआई के फिगर जो है, एनसीआई का फिगर कितना था? एनसीआई का फिगर था 296.8, ये ध्यान रख लेना क्योंकि मैं मिटाऊंगा इसको अभी। और कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का फिगर जो है 1456.2, इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं गुडविल का इंपेयरमेंट यहां से हटा देता हूं, ठीक है। और देखो मैं क्या करता हूं, अब ये
और यहां से भी मैं गुडविल का इंपेयरमेंट हटा देता हूं। और इवन मैं पोस्ट एक्विजिशन शेयर जो मैंने डिवाइड किया है उसको भी मैं रिमूव कर देता हूं, और यहां से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है। अच्छा, यहां पे आके मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए ये वाला पार्ट यहां से हटा देता हूं, और इसको भी यहां पे एक बार रिमूव कर देता हूं। ठीक है। अब मैंने कहा कि जो गुडविल की इंपेयरमेंट है ना 105 की, ये किसकी है? सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में से होनी चाहिए। ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कंसीडर किया, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक है, ऐसे ही होना चाहिए सब्सिडरी के प्रॉफिट में से। कैसे? मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल को इधर ही लेस कर देता हूं। कितना है ये? 105 है भाई। इधर तो 105, करंट ईयर की बात नहीं कर रहे अपन, P&L नहीं बना रहे हम लोग, 3 साल का इकट्ठा P&L बना रहे हैं पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, 3 साल का इकट्ठा P&L एक तरीके से। चलो कितना आएगा ये? 600 और 270 -6 +1 -4 और -105 कितना आया? 156। होल्डिंग और एनसीआई में डिवाइड करते हैं 70 और 30 में। 156 का 70% कितना आया? 109.2 और 30% कितना आया? 46.8। ठीक है। ये कहाँ ऐड होते हैं? होल्डिंग वाला कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में चला जाता है और ये एनसीआई में चला जाता है, राइट? कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स में। तो एनसीआई के अंदर कितना चला जाएगा? 46.8 पोस्ट एक्विजिशन शेयर। तो एनसीआई मेरा कितना आ जाएगा? 250 + 46.8 मीन्स 296.8। एनसीआई मेरा कितना आ रहा था पहले? 296.8। ये देखो, ठीक है। एक और आराम से अभी, प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर यहां पे कितना था? 109.2। 109.2 तो 1350 + 109.2 -3 1456.2। ये तो नहीं बोलोगे ना कि गुडविल दोबारा लेस कर दो सर? यहां से ऑलरेडी मैं इधर लेस कर चुका हूं, और यहां पे लेस होने का मतलब 70 और 30 में बढ़ चुकी है वो। सोचो जरा, यहां पे लेस होने का मतलब वो 70 और 30 में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है। तो मतलब इनको कम शेयर, इनको शेयर कम, दोनों को कम कम जा चुका है गुडविल की वजह से शेयर। क्लियर क्या? तो गुडविल जो है वो सब्सिडरी के प्रॉफिट में से ही कम करते हैं, जैसे नॉर्मल आइटम करते हैं वैसे ही। तो आपको फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। ये ट्रीटमेंट, अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों नहीं करवाते फिर आप ऐसे ट्रीटमेंट गुडविल के अंदर? इसकी क्योंकि लिमिटेशन है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जब अपन स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बनाते हैं ना, ध्यान सुनना, ठीक है, अगर आपको बातें पच रही है तो, क्योंकि ये सब डाइजेस्ट करना क्या है, आप प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, कर सकते हो, क्योंकि आपकी होल्डिंग पहले ही पढ़ रखी है चैप्टर, केवल अपन रिवीजन कर रहे हैं। तो अब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सीख सकते हो चाहो तो। F7 में बताऊंगा तो बच्चे भाग जाएंगे। अब इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल यहां पे हम क्यों नहीं करते, इसके पीछे रीजन ये है कि जब मैं स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स बनाता हूं ना, तब मुझे गुडविल का अमाउंट पता नहीं होता। होता है क्या पता? स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट जब बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि वो तो वर्किंग नोट नंबर 2 है गुडविल का। ठीक है। ओके, बात समझ में आई? इसीलिए मैं इसको यहां पे लेस नहीं कर पाता। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था कि क्या लिखा था? 30% जो गुडविल है वो इंपेयर्ड हो गई। अरे तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? मेरे को तो पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना गुडविल के लिए अलग से।
तभी तो पता लगेगा कि गुडविल का अमाउंट कितना है, फिर उसका निकाल पाऊंगा मैं 30% कितना है। तो इसीलिए हम लोग गुडविल को फिर बाद में ही करते हैं ट्रीट, ठीक है ना। क्योंकि जब अब हम लोग क्या करते हैं, आप थोड़ा ध्यान सोचोगे तो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल यहां पे नहीं लिखते, तो इधर 105 से प्रॉफिट बढ़ जाता है। सोचो 105 से प्रॉफिट बढ़ जाता है अगर इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल लेस नहीं करेंगे तो वो ये शेयर और ये शेयर दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। इधर भी आ जाता है और इधर भी आ जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ शेयर इनसे। इसलिए फिर गुडविल का इंपेयरमेंट इधर भी लेस करना पड़ता है मेरे को अलग से, और इधर भी लेस करना पड़ता है। बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सोचने वाली बातें थी जो मेरे को लगी कि शायद आपको जरूरी हो बताना। करीबन अपन ने 50 मिनट के आसपास वीडियो बनाया, बट ये वर्थ है ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में और एडजस्टमेंट सीखेंगे नए वाले। थैंक यू।